2000 में एक नया राज्य अस्तित्व में आया, छत्तीसगढ़। कांग्रेस ने सत्ता हासिल की, अजीत जोगी सूबे के मुखिया बनते हैं और बीजेपी प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर आ जाती है। और जब बीजेपी वापसी का रास्ता तलाश रही होती है तो एक ऐसे व्यक्ति के हाथ कमान लगती है जो सीएम बनने के लिए पार्टी की पहली पसंद तो नहीं होते, पर एक नेता का टेप वायरल होता है और दूसरे नेता का भाग्योदय। झीरम, जूदेव, सीडी और चावल, इन चार लफ्जों के इर्द गिर्द ही एक शख्स की राजनीति घूमती चली आई है। वो शख्स जिसने 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की कमान संभाली, न रुका, न थका और न कभी हार मानी। वो मुख्यमंत्री जिसने कीर्तिमान बनाया कि बीजेपी ने एक राज्य पर 3 बार लगातार शासन किया, और वो भी एक ही शख्स के नेतृत्व में। नाम है रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री। रमन सिंह, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता चाउर वाले बाबा के नाम से जानती है। वो रमन सिंह जिसने डॉक्टरी की और फिर कवर्धा जिले में अपनी डिस्पेंसरी खोलकर लोगों को दवाइयां मुहैया करवाते थे। पर कहते हैं ना कि नियति की गति कोई नहीं जानता। पढ़ाई में तेज रमन सिंह राजनीति में भी खास दिलचस्पी रखते थे, और यही दिलचस्पी रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का सबसे कद्दावर मुख्यमंत्री बनाती है। बहुत छोटी सी जगह कवर्धा से आप आते हैं सर। जब 2003 में आप मुख्यमंत्री बने थे तब ये लगा था कि देश, छत्तीसगढ़ ही नहीं देश में सबसे ज्यादा समय तक बीजेपी के मुख्यमंत्री रहने का आपको खिताब मिलता है। 15 साल निश्चित रूप से ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय रहा कि ये 15 साल का अवसर मुझे मिला, और मैं समझता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद ही है कि मुझे इतना अवसर मिला, और मैंने कोशिश भी की बेहतर हो सकता है वो कर सकूं। कवर्धा का एक लड़का डॉक्टरी करता है, उसके बाद राजनीति में एंट्री लेता है और फिर सामान्य से राजनेता से चाउर वाले बाबा की पहचान हासिल करता है। पर मामूली से नेता से छत्तीसगढ़ के चाउर वाले बाबा बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। चाउर वाले बाबा के पीछे की क्या कहानी? चावल छत्तीसगढ़ के न केवल हम धान का उत्पादन करते हैं, ये हमारे आर्थिक रूप से मजबूत करता है, बल्कि धान हमारे कल्चर में है, हमारे जीवन पद्धति में है, और चावल से छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति जुड़ा है, उसके उत्पादन से, विपणन से। और चावल को छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मुझे इस बात की पीड़ा थी कि छत्तीसगढ़ का IMR, छत्तीसगढ़ का MMR, छत्तीसगढ़ का माल न्यूट्रिशन, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण, इसके पीछे कारण क्या है। तो मुझे लगा कि यदि कंदमूल खा रहे हैं, कोदो कुटकी खा रहे हैं, खाने को उनके पास चावल भी नहीं है दोनों टाइम, तो दुनिया भर की दवाइयां देने से कोई फायदा नहीं होगा। उनको दोनों टाइम का भरपेट भोजन मिलना चाहिए, और इसलिए इस योजना का जन्म हुआ जिसमें चावल, चना, नमक देकर, ताकि उनके बीच भूख की समस्या का निराकरण हो, पलायन से मुक्ति मिले। और आज मैं कह सकता हूं कि इन योजनाओं का एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ कि छत्तीसगढ़ का IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन भी बहुत बेहतर हुआ है। अब हमारे बच्चों कुपोषण से शिकार कम हो रहे हैं, उनके लिए दूध की भी व्यवस्था हमने की। तो ये सारी योजनाओं का जन्म छत्तीसगढ़ की उस पीड़ा को, छत्तीसगढ़ के इस दर्द से लेकर कि रात को यदि कोई बच्चा भूखा सोता है तो उस बात की कल्पना हम कर सकते हैं कि उसकी माँ या उसके परिवार के कोई सदस्य रात में सो नहीं सकते। उस भूख की लड़ाई में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मिलकर इस योजनाओं को जन्म दिया। और मुझे मुख्यमंत्री बनने के साथ सबसे बड़ा सम्मान मैं ये कहूँगा कि जनता ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया, डॉक्टर के रूप में स्वीकार किया, मगर एक सम्मान जो आत्मीयता भरा दिया चाउर वाले बाबा, निश्चित रूप से मेरे जीवन के, मेरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा कि एक आत्मीयता, जुड़ाव छत्तीसगढ़ की जनता से इस शब्द के साथ मेरे साथ जुड़ने का काम हुआ। छत्तीसगढ़ यानी वो राज्य जिसे नक्सलवाद के गढ़ के तौर पर पहचाना जाता था, वो राज्य जहां लाल आतंक अपने पैर पसारे हुआ था और उससे पार पा पाना बहुत मुश्किल था। पर छत्तीसगढ़ का विकास पुरुष कहलाने वाले रमन सिंह ने इसमें भी सफलता पाने का काम किया। हालांकि विरोधी लगातार ये आरोप लगाते हैं कि नक्सलवाद पर नकेल कसने में रमन सरकार फेल रही, पर मुखिया रमन सिंह का दावा है कि वो इस मामले में कामयाब रहे। ज्यादा काम नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ में और नया नया राज्य बना था, उस दौरान क्या चुनौतियां आप देख रहे थे?
चुनौतियां 2-3 प्रकार की महत्वपूर्ण थी। एक तो सबसे बड़ी समस्या थी कि भय, आतंक का वातावरण, नक्सलवाद से जूझ रहे थे। पूरा सरगुजा, बस्तर का बड़ा हिस्सा, आज मैं कह सकता हूं कि बड़ी चुनौती के सामने हम खड़े हुए। पूरा सरगुजा नक्सल समस्या से मुक्त हो गया। पूरा का पूरा एक डिवीजन, संभाग में जो आतंक था। बस्तर में भी हम बहुत आगे बढ़े। बस्तर में आज मैं कह सकता हूं कि सड़कों का जाल बिछाने का काम, बिजली ले जाने का काम, स्कूल और विद्यालय को फिर से खोलने का काम हमने शुरू किया। और नक्सली अब सीमित दायरा में उनको हमने सीमित किया और डेवलपमेंट जो सारे काम, बड़े ब्रिज बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, इसको हमने गतिशीलता दिया। उसके लिए फंड उपलब्ध कराया। DMF, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। आज उसमें बड़े बड़े काम हम करने में सफल हुए। कैंपा फंड का उपयोग इन रिमोट एरिया में किया। बस्तर सरगुजा विकास प्राधिकरण की स्थापना की। ये सारे काम है जो एक छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, निर्माण के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उस सेक्टर में हमने बना दिया कि अब इसकी गतिशीलता को कम नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको आगे बढ़ाने का काम ही करना पड़ेगा। पर छत्तीसगढ़ की राजनीति का यह सिरमौर डॉक्टरी करते करते एकाएक राजनीति में कैसे आया? कैसे एक डॉक्टर छत्तीसगढ़ का विकास पुरुष कहलाने लगा? और कैसे एक मुख्यमंत्री ने ऐसा चक्रव्यूह गढ़ा जिसे तोड़ने में कांग्रेस को 15 साल का वक्त लग गया? सर, राजनीति में आना कोई ना कोई कारण होता है। आप अगर राजनीति में आए तो उसका क्या कारण था? किस ऐसी परिस्थितियां बनी कि आप राजनीति में आए? राजनीति में आने का कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस क्षेत्र में मुझे काम करना पड़ेगा। काम करूंगा न कॉलेज के समय और न फिर छत्तीसगढ़ में कवर्धा में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की। मगर उस दौर में और खास तौर से एक चुनौती युवकों के सामने थी, आपातकाल और आपातकाल का विरोध। और कहीं न कहीं जयप्रकाश नारायण के आह्वान पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात पे हम सब लोगों ने युवा मोर्चे से राजनीति शुरू की और एक चुनौती के रूप में ही आए थे। ये नहीं था कि कभी चुनाव लड़ना है। सिर्फ और सिर्फ उस दौर में जो आतंक था, भय था, उसके चुनौती के रूप में युवकों के एक समूह को लेकर काम शुरू किया। फिर धीरे धीरे लोगों से जुड़ा होता गया। फिर पार्षद बना, फिर कवर्धा से विधायक बना और उसके बाद दिल्ली जाने का अवसर मिला, लोकसभा में, केंद्र में मंत्री बनने का अवसर मिला। तो राजनीति की शुरुआत उस दौर से ही हुआ जब इस देश में आपातकाल का दौर था और उस आतंक के खिलाफ युवकों को संगठित करने का। पर एक विधायक से सांसद और फिर मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले डॉक्टर साहब का राजनीतिक कद यूं ही नहीं बढ़ गया था। इस राजनीतिक ओहदे के लिए रमन सिंह ने बहुत बड़ी चुनौती स्वीकारी थी और उसी का प्रतिफल था कि रमन सिंह एक ऐसे नेतृत्व का पर्याय बने जिसे हरा पाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ। 1999 में रमन सिंह को राजनीति ने राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया। पर चुनौती ये थी कि ये चुनाव उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कद्दावर नेता मोतीलाल वोरा के खिलाफ लड़ना था। राजनीतिक पंडितों ने कहा कि पार्टी डॉक्टर साहब को शहीद करना चाह रही है। पर चुनाव के परिणाम ने रमन सिंह के राजनीतिक करियर की दिशा निर्धारित कर दी। जब वोटों की गिनती हुई तो रमन सिंह ने राजनांदगांव से कांग्रेस के हैवीवेट प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ के घाघ नेता मोतीलाल वोरा को 28,000 के वोटों के अंतर से चित्त कर दिया था और यही एक डॉक्टर के राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दौर भी था सर जब एक बार चुनाव आप हारे थे, मोतीलाल वोरा को, फिर उसके बाद आपने हराया भी। तो मोतीलाल वोरा जी को उम्मीद थी इतने वरिष्ठ नेता, इतना बड़ा दबदबा, हरा पाएंगे? राजनीति में उतार चढ़ाव स्वाभाविक रूप से होता है। विधानसभा हारने के बाद 98 के 2 बार विधायक रहा मध्य प्रदेश में। फिर एक नई चुनौती आई राजनांदगांव लोकसभा लड़ने के लिए। कार्यकर्ताओं का उत्साह को देखकर लोगों ने इस बात को रखा कि एक बड़ी चुनौती है, एक वरिष्ठ नेता, एक ऐसा नेता जो जिसकी छवि भी बेदाग रही है, बहुत अच्छे काम एज ए गवर्नर, एज ए चीफ मिनिस्टर बहुत बढ़िया काम किया था, व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा। तो मुझे लगा कि एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया कि हार जीत का उस समय अंदाज नहीं था। उन्होंने कहा उनके खिलाफ लड़ना भी एक मजबूती से लड़ने के लिए कुशाभाऊ ठाकरे ने तैयार किया और वो चुनाव जीतना मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। छत्तीसगढ़
अविभाजित मध्य प्रदेश का वो इलाका था जिससे न जाने कितने कद्दावर कांग्रेसी नेता ताल्लुक रखते थे, चाहे वो शुक्ल बंधु हो या अजीत जोगी या फिर कोई और। पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जिंदा रखने वाले कुछ गिने चुने नाम ही राजनीति में दिखाई या सुनाई पड़ते थे। साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तो राज्य के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत जोगी का नाम आगे बढ़ाकर कांग्रेस ने सत्ता अपने नाम कर ली थी। हालांकि बीजेपी विपक्ष के तौर पर समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी, पर तकरीबन सभी बड़े नेता बीजेपी की नुमाइंदगी केंद्र में कर रहे थे और राज्य में बीजेपी की वापसी पार्टी के लिए बड़ा टास्क बनी हुई थी। इसी के चलते पार्टी नेतृत्व केंद्र के नेताओं को वापस राज्य भेजने का फैसला लेता है, पर कौन पार्टी की कमान संभालेगा, ये सवाल सबके लिए महत्वपूर्ण था। 4 साल मुख्यमंत्री जब केंद्र में मंत्री के रूप में 4.5 साल काम किया तो उस समय फिर से एक चुनौती आई कि छत्तीसगढ़ कौन जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक चुनौती थी, कार्यकर्ताओं में एक प्रकार से मौसम पूरी सन्नाटा था, कार्यकर्ताओं में एक अजीब से उदासीनता थी और ये लगता नहीं था कि छत्तीसगढ़ में हम अपने आप को मजबूती से खड़ा कर पाएंगे। तो केंद्रीय नेतृत्व ने फिर चुनौती दी और उन्होंने कहा कि वहाँ जाके काम खड़ा करना है और यहाँ आया, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से मिलकर छत्तीसगढ़ के संगठन को गतिशील बनाने का काम किया और फिर 2003 में सरकार बनी। रमन सिंह की खाक छानने की मेहनत रंग लाई थी। कांग्रेस का गढ़ मानी जा रही छत्तीसगढ़ की राजनीति में कमल खिल चुका था, पर सूबे के मुखिया के नाम को लेकर अभी भी संशय बरकरार था। मसला था वरिष्ठता का। एक तरफ दिलीप सिंह जूदेव थे तो दूसरी तरफ रमेश बैस, पर दो वरिष्ठ नेताओं के बीच अपनी मेहनत से दावेदारी पेश करी थी रमन सिंह ने। वो रमन सिंह जिसने प्रदेश में मूर्छित पड़े संगठन में फिर से जोश भरने का काम किया था और यही कारण था जिसने वरिष्ठ नेताओं के ऊपर रमन सिंह की दावेदारी को और पुख्ता कर दिया। मुख्यमंत्री जब बनाने की बात आई भारतीय जनता पार्टी से तो सबसे पहले नाम जो था वो जूदेव जी का था, दिलीप सिंह जूदेव, और वो एक राजनीतिक दुष्चक्र का कुचक्र का शिकार हुए, वो अपनी गलतियों का शिकार हुए और वो एक स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए जिसमें उन्हें कैमरे में पैसे लेते हुए पकड़ा गया और उन्होंने कहा कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो इस तरह वो दौड़ से बाहर हुए। तो जो बचे 2 लोग थे उसमें रमेश बैस थे और रमन सिंह थे। तो रमेश बैस के पास ये प्रस्ताव पहले था कि वो या तो प्रदेश अध्यक्ष बनते और पार्टी का नेतृत्व करके चुनाव लड़ते, तो अवसर सबसे पहले उन्हें ही मिलता, पर उन्होंने ये ऑप्शन नहीं चुना। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र में मंत्री बने रहूंगा और रमन सिंह केंद्र का मंत्री पद छोड़कर प्रदेश में नेतृत्व करने पहुंचे। तो जब चुनाव जीत गई भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद जब ये सवाल उठा कि रमन सिंह या रमेश बैस, क्योंकि दिलीप सिंह जूदेव बाहर हो गए थे, तो उन दोनों में से फिर रमन सिंह को चुना गया। मेरी जानकारी के हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं को फोन करके पूछा था और उन्होंने जब कहा कि नहीं, रमेश बैस से बेहतर नेतृत्व या रमन सिंह दे सकते हैं, तब। लोग कहते हैं कि ये सब रमन सिंह का राजनीतिक मैनेजमेंट था या फिर महज संयोग, पर राजनीति के धुरंधर डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं तो न्यू कमर था, सभी वरिष्ठ नेताओं ने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे तराशा और फिर हम सब ने मिलकर छत्तीसगढ़ को। जब आप मुख्यमंत्री बने सर, उसके पहले भी अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल बहुत बड़े नेता माने जाते थे, वहीं पर अजीत जोगी भी काफी बड़े कद्दावर नेता रहे यहाँ पर। कैसे उस समय लगा कि उनसे बेहतर मैं कर पाऊंगा, क्योंकि चैलेंजेस बहुत रहे होंगे जब आप मुख्यमंत्री बने होंगे? देखिए, दोनों स्थिति थी। उस समय बहुत वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह जूदेव का नाम सबसे ऊपर था जो इस दौर में नेतृत्व कर रहे थे। रमेश बैस जी हमारे सीनियर लीडर थे जो उस क्षेत्र में काम कर रहे थे लोकसभा। नंद कुमार साय जैसा नेता थे। सबके साथ मैं कहीं न कहीं ये बात मानता हूँ कि रमेश बैस जी हो, चाहे दिलीप सिंह जूदेव जी हो, चाहे साय जी हो, मैं उन सबसे न्यूकमर था, नया था और उन सबके सहयोग से, उन सबके साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के संगठन को गतिशील करने का अवसर मिला। और राजनीति यही है सामंजस्य का कि आपको दायित्व मिलता है और सब मिलकर काम करते हैं तो सफलता मिलती है। एक डॉक्टर राजनीति में उतरता है और प्रदेश की राजनीति की नब्ज भी टटोल लेता है,
फिर 15 सालों तक सूबे की कमान संभालता और ऐसा चक्रव्यूह तैयार करता है जिसे भेद पाना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कई आरोप प्रत्यारोपों के बीच छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलता है और एक नए छत्तीसगढ़ की तस्वीर देश के सामने आती है। साल 2003 में बीजेपी ने रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का मुखिया घोषित कर दिया, पर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि रमन सिंह सीएम के रूप में कभी बीजेपी की पहली पसंद नहीं थे, बल्कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा थे दिलीप सिंह जूदेव, जिन्होंने अजीत जोगी के खिलाफ मोर्चा खोलकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को रेस में वापस लाने का काम किया था। पर दुर्भाग्यवश दिलीप सिंह जूदेव का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो जाता है, क्योंकि जूदेव पर खरीद फरोख्त का आरोप लग जाता है। 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी दिलीप सिंह जूदेव के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। जूदेव छत्तीसगढ़ का बड़ा आदिवासी चेहरा थे, जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर बीजेपी का आधार तैयार किया था। पर वो मुख्यमंत्री बन पाते उससे पहले एक टेप वायरल हो गया, जिसमें दिलीप सिंह जूदेव को खरीद फरोख्त का आरोपी बताया गया और दिलीप सिंह जूदेव ये कहते हुए पाए गए कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं। मुख्यमंत्री पद जब बनाने की बात आई भारतीय जनता पार्टी से, तो सबसे पहले नाम जो था वो जूदेव जी का था, दिलीप सिंह जूदेव, और वो एक राजनीतिक दुष्चक्र का शिकार हुए। वो अपनी गलतियों का शिकार हुए और वो एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में फंस गए, जिसमें उन्हें कैमरे में पैसे लेते हुए पकड़ा गया और उन्होंने कहा कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो इस तरह वो दौड़ से बाहर हुए। पर रमन सिंह के बारे में एक बात राजनीतिक गलियारों में आम सी है कि डॉक्टर रमन सिंह को दुश्मनी करना नहीं आता। नेता चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, रमन सिंह के उससे मित्रवत संबंध ही रहते हैं। और अजीत जोगी से सांठगांठ से सत्ता हासिल करने के आरोप पर रमन सिंह हमेशा कहते हैं कि राजनीति में मेरा कोई दुश्मन नहीं, ये महज वैचारिक लड़ाई है। और इसका ये आरोप रहा है शुरू से कि जोगी और रमन की दोस्ती के चलते बीजेपी यहाँ तक लगातार सत्ता हासिल की है। उस दोस्ती के बारे में आप क्या कहेंगे? राजनीति में कोई किसी का दुश्मन होता नहीं। जहां तक सवाल है जोगी जी, तो जोगी के खिलाफ तो हमने राजनीतिक यात्रा शुरू की। उनके मुख्यमंत्री काल में उनसे चुनौती के साथ लड़े और आगे भी लड़ते रहेंगे। इसलिए कांग्रेस के साथ या विपक्ष के साथ मिलकर आज वो विपक्ष में आ गए हैं, तो हम दोनों मिलकर विपक्ष की भूमिका को और बेहतर करेंगे। मगर मैं नहीं समझता कि राजनीति में मेरा कोई दुश्मन है। मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता। राजनीति में वैचारिक लड़ाई होती है, उस वैचारिक लड़ाई में हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे। जो पार्टी की लाइन है उस लाइन से कहीं हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर यदि कोई अच्छा काम करता है तो निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा भी करने में हम कमी नहीं करेंगे। रमन सिंह के शासनकाल में छत्तीसगढ़ ने विकास के नए आयाम तय किए, मूलभूत समस्याओं पर काम किया गया और साथ ही छत्तीसगढ़ को आतंक से मुक्त कराने के लिए काफी काम हुआ। रमन सिंह का मानना है कि आतंक को केवल शिक्षा के हथियार से हराया जा सकता है। यदि जनता शिक्षित होगी, प्रगतिशील होगी, तो खुद ही आतंक पर लगाम लग जाएगी। 2000 में अजीत जोगी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया था। 3 साल का शासन बहुत अलग तरह का रहा। जब आपको कमान मिली, कैसे एक पेशे से एक डॉक्टर ने नब्ज पहचानी छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ को किस दिशा में लेकर जाना? छत्तीसगढ़ की दिशा पहले दिन से ही हमने 2003 से ही तय की है और वो दिशा छत्तीसगढ़ के जो पॉपुलेशन है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, और 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा छत्तीसगढ़, 9th लार्जेस्ट स्टेट, 9वें बड़े राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ की गिनती होती है। उसके लोगों के बीच में एक आत्मविश्वास पैदा करना चुनौती थी। वित्तीय प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती लेकर आई कि हम अपने आर्थिक संसाधन का उपयोग छत्तीसगढ़ के आम आदमी के जीवन में परिवर्तन करने के लिए कैसे करें। बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, समाज के अन्य लोगों के लिए हेल्थ के लिए जो सबसे ज़्यादा पीड़ा रहती थी उनके लिए हेल्थ की व्यवस्था, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की, 50,000 तक गारंटी के साथ उनको इलाज की व्यवस्था की। अब मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को और आगे बढ़ाते हुए 5 लाख तक इलाज की व्यवस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया कि जिसमें करीब छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों का इसमें 5 लाख तक के कठिन से कठिन बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो उन योजनाओं को छत्तीसगढ़ में उतारने का काम किया
और छत्तीसगढ़ के जो मूल समस्या थी एग्रीकल्चर सेक्टर, धान खरीदी की कोई व्यवस्था नहीं थी। धान के लिए किसानों के लिए इंटरेस्ट रेट 16% 17% हुआ करता था, उसको 0% में लाया। किसानों को 200-300 करोड़ मुश्किल से कर्ज लेते थे सहकारी बैंक से, आज 3,800 करोड़ किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए 7,500 यूनिट उनको निःशुल्क बिजली देने का काम किया। 40-50 हजार पंप कनेक्शन से बढ़ के 4,50,000 पंप कनेक्शन हुए। तो एक नया क्षेत्र जहां उत्साह की जरूरत थी, एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर सेक्टर और ट्रैवल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उनके लिए बेहतर योजना बनाने का काम किया। रमन सिंह के 15 सालों का कार्यकाल किसी तिलिस्म से कम नहीं था। कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, पर कुछ हादसे ऐसे हुए जिसने उठते विपक्ष की जड़ें काट दी। इनका आरोप रमन सिंह पर भी मढ़ा गया, पर आरोपों में कितनी सत्यता है ये जांच जारी है। पर एक बात तो तय थी कि जब तक रमन सिंह ने सत्ता संभाली तो विपक्ष को मजबूत होने का एक भी मौका नहीं दिया। हारती रही, ये बात सही है कि कांग्रेस हारती रही। कांग्रेस को जिस तरह का नेतृत्व देना चाहिए था, जिस तरह का एक चुनौती पेश करनी चाहिए थी, वो पेश नहीं हो सकी। और जिस समय पेश होने लगी, एक समय आया जब ऐसा लगा कि रमन सिंह को एक पुख्ता राजनीतिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, और वो नंद कुमार पटेल के अध्यक्ष बनने के बाद हुआ था। और नंद कुमार पटेल जब एक सशक्त विपक्ष की तरह की भूमिका में आ गए, उसी समय झीरम कांड हुआ और उनकी कथित नक्सली हमले में हत्या कर दी गई। तो ये बात ठीक है कि कांग्रेस हारती रही, पर जब कांग्रेस जीतने की समय आए तो पहले नंद कुमार पटेल की हत्या की गई, और दूसरी बार जब विपक्ष सशक्त हुआ तो भूपेश बघेल को किस तरह से घेरा गया, किस तरह मामलों मुकदमों में फंसाने की कोशिश की गई, वो तो सबके सामने। पर रमन सिंह इस बात को आरोप की बदले चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और ये फैसला लेते हैं कि वाकई में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समूचे सूबे के लिए घातक है। झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले के बाद रमन सुरक्षा व्यवस्था में इजाफे का फैसला लेते हैं और फिर नक्सल पर नकेल कसने का सिलसिला तेजी से शुरू हो जाता है। में जब नक्सली हमला हुआ था, जब एसपी शहीद हो गए थे, उसके बाद 76 जवानों की शहादत हुई थी, और उसके बाद 25 मई 2013 को जब झीरम की घटना हुई थी जिसमें पूरे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया था, उस दौरान क्या महसूस किया, कहां पर क्या दिक्कत आ रही थी और क्यों इस प्रकार की घटनाएं? वही चुनौती बड़ी थी हम लोगों के सामने, राजनांदगांव हो, झीरम हो, और उसी से सबक लेकर हमने और मजबूती के साथ न केवल पुलिस बल को खड़ा किया, जनता को साथ बेहतर तालमेल किया, अच्छे अधिकारियों की वहां नियुक्ति हुई, और सब मिला के एक वातावरण का निर्माण हुआ कि नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, और बिना नक्सलवाद के छत्तीसगढ़ के अंदर और पूरे देश के अंदर जब तक समाप्ति नहीं होगी, तब तक ये विकास की कल्पना को हम साकार नहीं कर पाएंगे। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का विजनरी मुख्यमंत्री कहा जाता है। कई योजनाएं ऐसी थी जो कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल को देश के पटल पर ला चुकी थी, जो ये बताती थी कि रमन वाकई में छत्तीसगढ़ की नब्ज पकड़ना जानते हैं। पर जानकारों के मुताबिक ये योजनाएं थी तो प्रभावी, पर जनता के दिमाग में योजनाओं से ज्यादा प्रभाव उनके नाम पर हुई धांधली का पड़ा, और शायद यही कारण था जो 2018 के चुनाव में रमन सिंह और बीजेपी के लिए घातक बन गया। इन पीडीएस को जब सब आप जो है हम पत्रकारों की जमात कह लीजिए, या जो भी राजनीतिक विश्लेषक कह लीजिए, या जो दिल्ली के जो बड़े बड़े केंद्र में बैठे हुए ऑब्जर्वर हैं वो कह लीजिए, इन्होंने सबने उसको एक नंबर माना। लेकिन मेरी नजर में वो पीडीएस सिस्टम जो है बहुत अच्छा नहीं था। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ क्या लाखों में फर्जी राशन कार्ड पकड़ाए जाते क्या? आप देखिए, राशन कार्ड हमारे यहाँ फर्जी मिले, लाखों, 15 लाख से ऊपर राशन कार्ड फर्जी मिले, और हम पीडीएस में देश में नंबर 1 हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो मॉडल बना हुआ था। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है जो बाकी सारे लोगों के विपरीत है। इसके बाद साल 2018 का विधानसभा चुनाव आया और कांग्रेस भूपेश बघेल की अगुवाई में रमन सिंह का तिलिस्म तोड़ने में कामयाब रही। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को करारी हार का सामना करना पड़ा और सत्ता पर कांग्रेस काबिज हुई। पर रमन सिंह का व्यक्तित्व वहीं का वहीं है। वो कहते हैं, मुझे सेवा करने का मौका मिला, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। सत्ता में रहूं या न रहूं, जनता के लिए काम जारी रहेगा। सर 2003, 2008, 2013
सभी चुनाव में डॉक्टर रमन ने नब्ज पहचानी छत्तीसगढ़ की। 2018 में क्या ऐसी बात आ गई जो जनता ने सरकार को नकारा? क्या विधायकों को नकारा या सरकार को नकारा? नहीं, देखिए, विधायक हो या सरकार हो या पार्टी हो, हम सब मिलकर काम करते हैं। किसी एक की तरफ उंगली उठाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की कार्यकाल में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हमने काम तो ठीक किया है, मगर जो कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे या बड़े बड़े विश्वास प्रकट किए, कर्जा माफी की बात की, 2500 रुपया, तो कहीं न कहीं ये अस्थायी रूप से लोगों के मन में ये भाव आया कि उन्हें ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा आर्थिक संसाधन कांग्रेस से मिलेगा। इसलिए एक असर छत्तीसगढ़ में दिखा कि हम इतने पीछे रह गए। आगे भी जो नए दायित्व है, उस दायित्व का पूरी गंभीरता के साथ निर्वहन करूंगा। गांव-गांव जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा और विकास के साथ जोड़ूंगा। और जहां कमी दिखेगी, पूरी ताकत के साथ, विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर, पूरी गंभीरता के साथ हम उसके जनता को जागृत करेंगे और जनता को साथ लेकर जहां कमियां होगी उसका विरोध भी करेंगे। एक ऐसा नेता जो राजनीति में सबसे शांत स्वभाव के राजनेताओं की छवि रखता है। एक ऐसा नेता जिसे हराने के लिए कांग्रेस को 15 सालों का इंतजार करना पड़ा। एक ऐसा नेता जो जनता के बीच आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना वो तब था जब वो सत्ता पर काबिज था। कवर्धा में डिस्पेंसरी चलाने वाले डॉक्टर साहब का राजनीतिक जीवन और राजनीतिक यात्रा अनवरत जारी है। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा, कवर्धा से सूर्य प्रकाश और रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ न्यूज स्टेट। किसी राज्य में बीजेपी की तरफ से सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले डॉक्टर रमन सिंह का तिलिस्म आखिरकार टूटता है। कांग्रेस सूबे की राजनीति में वापसी करती है और 15 साल तक कमान संभालने वाले डॉक्टर साहब विपक्ष की भूमिका में आते हैं। आगे दिखाएंगे आपको एक ऐसे नेता की कहानी जिसे संजय गांधी से दोस्ती का इनाम मिला, जिसे इंदिरा गांधी ने अपना तीसरा बेटा करार दिया, और वो नेता जिसने शिवराज सिंह चौहान की सत्ता हिला दी। देखते रहिए न्यूज स्टेट।